हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 से चुनावी सुधारों की आवश्यकता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। आइए चलते हैं चुनावी सुधारों की आवश्यकता की तरफ। हमारे देश में चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि 1951-52 में पहला चुनाव होता है, पहला आम चुनाव होता है लोकसभा का। और 1952 में पहली बार सरकार, स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वतंत्र सरकार का निर्माण होता है। और जो ये प्रथम स्वतंत्र सरकार का निर्माण हुआ, इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो 1951-52 में पहला चुनाव होता है, फिर 1957 में चुनाव होता है। तो इस तरह से चुनाव होता रहता है। लेकिन उस समय की व्यवस्थाएं काफी न तो संतुलित थी, न तो काफी आधुनिक थी। इसलिए जैसे जैसे चुनाव होने लगे और जैसे जैसे आर्थिक उत्पादन हमारा बढ़ता गया, आधुनिकीकरण बढ़ता गया, वैसे वैसे चुनाव की आवश्यकता होने लगी। जैसे कि पहले मत पत्रों पर चुनाव होता था। लोग जाते थे बूथ पर और मत पत्र लेते थे, मत पत्र पर निशान लगाते थे। फिर भारत सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गई कि मत पत्रों में ज्यादा समय लगता है, बैलेट पेपर पे ज्यादा समय लगता है, इससे काफी नुकसान भी होता है, वोटों की गिनती भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उन्होंने ईवीएम मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया 1998 और 99 से, जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि 1900 ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था और कैसे कैसे होता है। तो धीरे धीरे हमारे देश में निर्वाचन के समय, चुनाव के समय चुनावी सुधारों की आवश्यकता होती है। तो यह चुनावी सुधार क्या है? हम किस प्रकार से चुनावी सुधार कर सकते हैं? कैसे कैसे चुनावी सुधार हम कर सकते हैं? या चुनावी सुधार के कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए या समझना चाहिए, या उस प्रक्रिया का पालन करके उस बिंदु को देखकर हमें निर्वाचन में सुधार करना चाहिए। 1952 से लेकर अब तक चुनाव में हर वर्ष यानी कि हर समय नए नए सुधार होते रहते हैं। जैसे हम पहला पॉइंट लेते हैं कि मत पत्रों का प्रयोग की जगह अब क्या है? ईवीएम का प्रयोग। चुनाव में सुधार क्या है? ईवीएम का प्रयोग। ईवीएम का प्रयोग हमें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले मतपत्रों पर चुनाव होते थे, अब ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम के प्रयोग से काफी आसानी भी होती है, मतदाताओं को आसानी होती है, सरकार को आसानी होती है, चुनाव आयोग को आसानी होती है कि जल्दी से चुनाव संपन्न हो जाते हैं, जल्दी से मतों की गणना हो जाती है। जिन मतों की गणना करने में 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन समय लग जाते थे, वहीं अब कुछ ही घंटों में यानी कि 12 बजे तक या 1 बजे तक, दोपहर के बाद तक करीब 50% मतों की गणना पूरी हो जाती है ईवीएम के प्रयोग से। पहले इस ईवीएम का प्रयोग हमारे भारत में नहीं किया जाता था, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी न तो विकसित थी, न तो इतना लोगों की सोच थी, सोचने की क्षमता थी कि हम चुनावी सुधार कैसे कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे इसका चुनावी सुधार होने लगा। विभिन्न समितियां गठित की गई, जिन समितियों को मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी समितियां गठित होती हैं चुनावी सुधारों के संदर्भ में। तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हमारे निर्वाचन में किया जाता है, चुनाव में किया जाता है। और इस ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरल के कुछ विधानसभा में किया गया था। केरल के कुछ विधानसभा में किया गया था 1982 में। इसका प्रयोग किया गया कहां? केरल में किया गया था, करीब 50 सीटों पर किया गया था। फिर 1998 में भारत के कुछ राज्यों में प्रयोग किया गया था इसका पहली बार 1998 में। यानी कि व्यवस्थित रूप से शुरुआत कब होती है? 1998 से शुरू होती है। ईवीएम का प्रयोग 1998 से किया जाना शुरू होता है कुछ राज्यों में। और 1999 का जो चुनाव होता है लोकसभा का, 1999 का जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव यह भी ईवीएम के द्वारा कराया गया था। ईवीएम के द्वारा यह भी कराया गया था। तो इस तरह से ईवीएम का जो प्रयोग होने लगा है, उस प्रयोग से
निर्वाचन में सुधार हुआ है, निर्वाचन में सुधार हुआ है, लोगों को वोटिंग करने में आसानी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ईवीएम का प्रयोग होना सुनिश्चित हो गया है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, वह हर जगह ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। दूसरा सुधार होना चाहिए, दूसरा अनिवार्य मतदान। यह जो मतदान है, वोटिंग है, वह अनिवार्य किया जाना चाहिए, अनिवार्य, क्योंकि हमारे भारत देश में अभी यह अनिवार्य नहीं है, अभी इसकी आवश्यकता है। भारत में अनिवार्य मतदान करने की आवश्यकता है। यह मतदान जो है लोगों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है। हम देखते हैं कि कभी वोटिंग जो होती है वह करीब 50 से 60 से 65% तक ही वोटिंग जा पाती है। कहीं किसी किसी राज्यों में तो वोटिंग 80% चली जाती है। लेकिन ये जो मतदान है अनिवार्य नहीं किया गया है। हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मतदान को अनिवार्य किया जाए, यानी कि जो भी वयस्क है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, वह हर प्रत्येक स्त्री पुरुष 18 वर्ष से प्रत्येक स्त्री पुरुष मतदान करे, मतदान करे। यह अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि यह अनिवार्य होना चाहिए। जो लोग मतदान नहीं करते हैं उनके ऊपर कुछ जुर्माने लगाने चाहिए, उनके ऊपर कुछ जुर्माने लगाने चाहिए, आर्थिक दंड लगाने चाहिए या सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और सबकी भागीदारी आवश्यक होती है। तीसरा हम बिंदु आते हैं नोटा। तीसरा आते हैं नोटा का विकल्प, नोटा का विकल्प, नोटा का विकल्प। ये जो नोटा का विकल्प है यह 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा आया है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा आया है नोटा का विकल्प। क्योंकि जो वोटिंग होती थी, उसके पहले वोटिंग होती थी, उसमें यदि किसी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, फिर उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता था, उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता था। अब वह इस भ्रम में पड़ जाता था कि किस पार्टी को वोट करें, किस उम्मीदवार को वोट करें। तो ऐसे में वह अब क्या करता था, वह अब अनैच्छिक रूप से किसी को भी मतदान कर देता था, नोटा का विकल्प नहीं था। लेकिन 2013 में जो निर्वाचन आयोग था, इसने नोटा का सुझाव दिया कि हमारे ईवीएम में एक नोटा का बटन भी होना चाहिए। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, यानी नोटा का विकल्प होना चाहिए 2013 में। और एक जनहित याचिका दायर की गई 2013 में ही, एक जनहित याचिका दायर की गई। नागरिक अधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टी, यह एक संगठन थी, नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संगठन है। और इसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी जाती है 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट अब निर्णय दे देती है कि नहीं, यह सही है और ये नोटा का विकल्प होना चाहिए। क्योंकि जो लोग किसी भी उम्मीदवार को नहीं पसंद करते हैं उनके लिए एक विकल्प होना चाहिए। तो ऐसे में 2013 में नोटा का विकल्प हमारे निर्वाचन में प्रस्तुत किया गया, समावेश किया गया। और दिसंबर 2013 में कुछ राज्यों में नोटा का विकल्प प्रस्तुत सबसे पहले किया गया। नोटा का विकल्प 2013 में यह विकल्प रख दिया जाता है ईवीएम मशीन में। तब से 2013 से लेके अब तक हमारे वोटिंग में, हमारे मतदान के समय यह नोटा का विकल्प रहता है। हमें कोई अगर उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो हम नोटा का विकल्प दबा सकते हैं। लेकिन नोटा का विकल्प दबाने से कुछ हानियां भी हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं वह पीछे हो जाते हैं, अच्छे कैंडिडेट पीछे हो जाते हैं नोटा का विकल्प दबाने से। यदि कुछ राज्यों में जैसे यह प्रावधान है कि यदि नोटा का विकल्प 50% से अधिक होता है तो वहां दोबारा वोटिंग कराई जाती है। 50% से अधिक नोटा के पक्ष में मत पड़ता है तो वहां दोबारा वोटिंग कराए जाने के प्रावधान है। यह नोटा का विकल्प कई देशों में है, नोटा का विकल्प कई देशों में है। सबसे पहले इसको अमेरिका में लागू किया जाता है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह वगैरह विभिन्न देशों में लागू किया जाता है। कि भारतीय व्यवस्था में भी इस नोटा का विकल्प लागू कर दिया गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं प्रत्यावाहन का अधिकार। प्रत्यावाहन
वाहन प्रत्यावाहन का अधिकार। यानी कि राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, यह प्रत्यावाहन का अधिकार। प्रत्यावाहन का अधिकार क्या होता है? अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। जैसे स्विट्जरलैंड में है और कुछ राज्यों में है, ऐसी व्यवस्था है कि अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया जाए। तो ये जो प्रत्यावाहन का अधिकार है, हमें सबसे पहले स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है कि वहां जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, यदि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरते हैं तो जनता 50,000 मतदाताओं के साथ, यानी 50,000 मतदाता वहां अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं और फिर उसकी कुर्सी चली जाती है, उसकी कुर्सी जाने का भय रहता है। तो जब प्रतिनिधि हमारे यहाँ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास नहीं करें या क्षेत्र में काम नहीं करें, भ्रमण नहीं करें, लोगों की समस्याएं नहीं सुने और 5 साल वह केवल पद पर बने रहें और केवल संपत्ति बनाने का प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में हमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए, यानी प्रत्यावाहन का अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लें। जैसे कि 2011 में जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पे 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसमें केजरीवाल, दिल्ली जो वर्तमान में के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी शामिल थी और सुशील मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, इत्यादि जैसे बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल थे इस आंदोलन में। इसने लोकपाल विधेयक की मांग कर रहे थे, लोकपाल की मांग कर रहे थे और संसद के द्वारा लोकपाल पारित नहीं किया जा रहा था। ऐसे में अन्ना हजारे ने यह भी मांग की प्रत्यावाहन का अधिकार, हमें प्रत्यावाहन का अधिकार मिलना चाहिए, अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव में यह व्यवस्था है पंचायत के चुनाव में कि यदि जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वह 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, इस स्थिति में उनका पद समाप्त हो जाता है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे वह प्रधानी का पद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का पद हो, चाहे जिला प्रमुख का पद हो। तो ऐसे में पंचायत में यह व्यवस्था है कि 2/3 जो उनके मेंबर होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, 2/3 बहुमत से, या बीडीसी सदस्य होते हैं, 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उनकी कुर्सी, अध्यक्ष की कुर्सी या जो प्रमुख होता है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो ये पंचायतों में व्यवस्था है, यह लोकसभा और विधानसभा में लागू नहीं है, जबकि हमें यह लोकसभा और विधानसभा में भी लागू करने की जरूरत है। यह अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, इसको सरकार क्रियान्वित नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जितने भी विधेयक पारित होते हैं, विधि निर्माण होता है, या विधायकों और सांसदों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में सांसद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहेगा, वह नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि हम एक बार चुनाव जीत जाते हैं और 5 साल अपने क्षेत्र में देखते नहीं है, 5 साल अपने क्षेत्र में देखते नहीं है, भ्रमण नहीं करते हैं और 5 साल अपने संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जनता को अधिकार मिल जाएगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, फिर मुझे कार्य करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, इत्यादि जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए न तो संसद इसकी तरफ ध्यान दे रही है, न तो विधानसभा इसकी तरफ ध्यान दे रही है। तो ऐसे में हमें प्रत्यावाहन का अधिकार मिलना चाहिए। यदि हमारे नेता, हमारे एमपी, हमारे एमएलए काम न करें तो कम से कम 1 लाख मतदाता की व्यवस्था होनी चाहिए कि 1 लाख मतदाता मिलकर उनकी कुर्सी को गिरा दें, उनकी अध्यक्षता, उनका पद छीन लें और फिर से चुनाव हो, पुनर्चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए, जो कि अभी दूर की कौड़ी है, अभी नहीं लगता है, भविष्य में दूर दूर तक नहीं लगता है कि लोगों को, जनता को प्रत्यावाहन का अधिकार मिले। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, मतगणना की सही विधि का विकास। यह जो चूंकि पूर्व में यह व्यवस्था होती थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बैलेट पेपर से गिनती की जाती थी, जिसमें कि कई दिन लग जाते थे, लोग कंफ्यूज हो जाते थे, बैलेट पेपर मिक्स हो जाता था। और हमारे भारत सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग के सहयोग से
इस दुर्व्यवस्था को दूर किया गया, इस व्यवस्था को दूर किया गया और अब मतपत्रों की जगह ईवीएम का प्रयोग हो गया, ईवीएम का प्रयोग हो गया, जिससे कि आसानी होती है, मत देने में आसानी होती है, मतों की गिनती में आसानी होती है, मतपत्रों की यानी कि जो कागज बेकार नहीं जाते हैं, पेपर बेकार नहीं जाते हैं, कागज के मतपत्र अगर रखे गए हैं तो वो खराब हो जाते हैं, फिर से अगर कोर्ट पुनर्मतगणना का आदेश देता है तो ऐसी स्थिति में कागज हो सकता है कि गल जाए, सड़ जाए, लेकिन ईवीएम मशीन जो होती है यह पड़ी रहती है, यह कोर्ट के आदेश के अनुसार कभी भी पुनर्मतगणना की जा सकती है, पुनर्मतगणना की जा सकती है। तो मतगणना का सही विधि का विकास यह हमारे संविधान के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये इसको दूर किया जा चुका है कि मतगणना का सही तरीके से विकास हुआ है, यानी कि सही विधि का, मतगणना की सही विधि का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, स्त्रियों और दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण। हमारे संविधान के अंतर्गत स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था चुनाव में भी अब कर दी गई है। अब जो है चुनाव में भी कर दी गई है कि यदि महिलाएं अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वह चुनाव लड़ सकती हैं। उनके लिए हमारे संसद के द्वारा 33% सीटें आरक्षित की गई है, किसमें? पंचायती व्यवस्था में, पंचायतों में, पंचायती राज व्यवस्था में 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। कुछ राज्यों में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं, किसके लिए? महिलाओं के लिए, कुछ राज्यों में की गई हैं। और वहीं दुर्बल वर्गों के लिए भी हमारे संविधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे कि लोकसभा की सीटों में देख सकते हैं, विधानसभा में देख सकते हैं कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण होता है, या फिर ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण की व्यवस्था हमारे चुनाव में की गई है, पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव में की गई है। ऐसे में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए लोकसभा में और अधिक, लोकसभा या विधानसभा में और अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इनके लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% के आरक्षण का बिल पारित किया गया, बिल प्रस्तुत किया गया है महिलाओं के लिए। 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो अभी पारित नहीं हो पाया है। सबसे पहले यह विधेयक, आरक्षण विधेयक, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व आरक्षण संबंधी जो विधेयक है, यह सबसे पहले 1996 में पारित किया गया, 1996 में पारित किया गया, फिर उसके बाद 1998 में पारित किया गया, फिर 2010 में पारित किया गया, और 2010 में जो ये पारित किया गया था, 2010 में पारित किया गया था, इसको राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, परंतु लोकसभा के द्वारा यह विधेयक नहीं पारित किया गया, लोकसभा के द्वारा इस विधेयक को पारित नहीं किया गया। हम अब देखते हैं आगे कि यह सरकार विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण कब तक सुनिश्चित करती है, कब तक महिलाओं को 33% आरक्षण देती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट है मतदाता के लिए योग्यता निर्धारित करना। हमारे यहाँ मतदाता के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि चुनाव के समय मतदाता के लिए भी योग्यता निर्धारित कर देना चाहिए। मतदाता के लिए योग्यता क्यों निर्धारित कर देना चाहिए? क्योंकि मतदाता के लिए जो निश्चित योग्यता निर्धारित कर दी जाएगी तो वह उनके अंदर निर्णय लेने की शक्ति आएगी, तर्क करने की शक्ति आएगी, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आएगी, तुलना कंपैरिजन करने की शक्ति आएगी कि कौन प्रत्याशी अच्छा है, कौन सा प्रत्याशी बुरा है, हमें किस आधार पे वोटिंग करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय हित पे करना चाहिए, सामान्य हित पर करना चाहिए, कि केवल हमें चुनावी लाभ के लिए वोटिंग करना चाहिए। मतदाताओं के लिए भी योग्यता निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। चुनावी खर्चों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण यह सरकार के द्वारा किया जाता है। जो प्रत्याशी होते हैं वह चुनाव के समय विभिन्न खर्चे करते हैं, तो जो खर्च होते हैं उनका विवरण देना होता है, चुनाव आयोग को विवरण देना होता है, विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह जो अपना चुनावी ब्यौरा होता है यह सरकार को प्रस्तुत करते हैं, चुनाव आयोग में प्रस्तुत करते हैं, कार्यालय में जाकर ये जमा करते हैं,
तो चुनावी खर्चों का नियंत्रण होना चाहिए, उसका पर्यवेक्षण होना चाहिए और सरकार की देखरेख में, निर्वाचन आयोग की देखरेख में, निर्वाचन आयोग की देखरेख में, मतलब उसके सुपरविजन में ही यह चुनाव प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ऐसा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है कि हम देखते हैं कभी कभी कि गाड़ी में नोट बरामद हो जाते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए गाड़ी में बरामद हो जाते हैं चुनाव के समय। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आदर्श चुनाव संहिता का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जो चुनाव संहिता होती है, जो चुनाव के समय जो आदर्श चुनाव संहिता लागू होती है, उस चुनाव संहिता का कठोरता पूर्वक पालन कराया जाना चाहिए। जो चुनाव संहिता का उल्लंघन करता हो, चाहे वह प्रत्याशी हो या मतदाता हो, उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। हम इसके अलावा भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। वोटिंग करने के लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। पूर्व में ऐसा होता था कि हम देखते थे कि जहां दबंग लोग होते थे वह अपने ही पक्ष में मतदान करवाते थे। जो दबंग लोग होते थे या दबंग जातियां होती थी, वह छोटी छोटी जातियों को दबा देती थी, उनको मोटिवेट करती थी। या कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि अन्य जातियां जो दबंग जाति के आगे वोट डालने भी नहीं जाती थी। इस तरह के हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको समय समय पर दूर किया गया है। अब हम देखते हैं कि अब कहीं भी बूथ कैप्चरिंग हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि सब कुछ वोटिंग मशीन के द्वारा हो गया है। और इसके विरुद्ध कठोर जो इन सब कृत्य, इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। जो ऐसा कृत्य करते हुए पाया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो अब भय मुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिए, जो कि हो चुका है। अब कोई किसी से डरता नहीं है, वह जिसको चाहे वह उसको वोट कर सकता है। कोई दबंग जाति या दबंग लोग नहीं डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। वह चाहे तो अपने स्वतंत्र विचार से प्रेरित होकर वह वोट दे सकता है। जेल से चुनाव लड़ने पर रोक, यह जो है, जो प्रत्याशी जेल में होता है उसको चुनाव लड़ने पर रोक होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जेल से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जेल में है वह जेल में ही रहे, वह चुनाव न लड़े। इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सका है, इसको भारत सरकार के द्वारा या विधि बनाकर संसद के द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है। जो जिनके ऊपर आरोप होता है वह जेल में चले जाते हैं और उसमें कई मुकदमे होते हैं। ऐसे अपराधियों को चुनाव से दूर करना चाहिए। चुनाव में उन्हीं व्यक्तियों को उतारना चाहिए जो स्वच्छ छवि के हों, ईमानदार हों, कर्मठनिष्ठ हों। आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रत्याशियों के भी आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रत्याशियों के लिए आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए। चुनाव के लिए आयु का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मतदाता के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। मतदाता की जो आयु होती है वह 18 वर्ष होती है। पूर्व में इसकी उम्र कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। लेकिन 1989 में 62वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है। और इस संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। अब ये 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है वह वोट दे सकता है, स्त्री पुरुष वोट दे सकता है। मतदाताओं की आयु के निर्धारण के साथ साथ प्रत्याशियों के लिए भी योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। उनके लिए भी आयु का निर्धारण होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो प्रत्याशी हैं, जो अंगूठा छाप होते हैं, वह भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। जिनको न तो ठीक से बोलना नहीं आता है, जिनकी छवि खराब होती है, जो अनेक प्रकार के आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त होते हैं, ऐसे लोगों को चुनावों से दूर रखा जाना चाहिए। चुनाव में हमेशा स्वच्छ और ईमानदार लोग ही होने चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, तभी समाज का विकास हो सकता है। वही जो ईमानदार लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वही समाज की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं, वही समाज को गति दे सकते हैं। जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जाहिल होते हैं, या जो अनेक प्रकार के नशाखोरी में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग समाज के बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं, समाज को कोई दिशा नहीं दे सकते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दूर रखा जाना चाहिए। और प्रत्याशियों के लिए भी आयु और योग्यता का निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। इनके लिए आयु और योग्यता का निर्धारण कर देना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में देखते हैं कि ऐसा नहीं है। मिनिमम आयु तो निर्धारित की गई है कि 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष मिनिमम आयु निर्धारित की गई है। लेकिन चुनाव
चुनाव लड़ने की अंतिम आयु निर्धारित नहीं की गई है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कभी कभी देखते हैं कि 75 साल का हो जाता है या 80 साल का हो जाता है, वह भी चुनाव लड़ता है। यानी कि जिसके दांत टूट जाते हैं वह भी लोकसभा में का, विधानसभा का, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। इस योग्यता का निर्धारण जैसे कि स्विट्जरलैंड और कुछ कंट्री में है। स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसको लोकतंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड अगर हमें लोकतंत्र देखना हो तो आप स्विट्जरलैंड जाइए, वहां पे लोकतंत्र देखिए। बिल्कुल लोकतंत्र की आदर्श स्वरूप देखने को मिलता है हमें। वहां पे प्रत्याशियों की जो आयु होती है वह 55 से 60 वर्ष होती है। वह अधिक से अधिक 55 वर्ष तक या 60 वर्ष तक चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारे व्यवस्था में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में भी प्रत्याशियों की आयु निर्धारित कर दी जानी। प्रत्याशियों की आयु जो निर्धारित होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े और इनको लोकसभा और विधानसभा के जाने के लिए कम से कम स्नातक होना चाहिए। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक होना चाहिए। स्नातक यानी कि कम से कम ग्रेजुएट लेवल के ये लोग हों नेता, जो विधानसभा में जाते हों और लोकसभा में जाते हों। जो ग्रेजुएट हो वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव लड़े। तो ये मेरे विचार से ये सुधार करने की आवश्यकता है। उनकी उम्र मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 70 साल। 70 साल अगर 71 साल के हो जाते हैं तो उनको बैन कर देना चाहिए। अधिक से अधिक वह 65 साल तक चुनाव लड़े ताकि 5 साल कार्यकाल अपना पूरा कर सके। तो प्रत्याशियों के लिए योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए। वहीं निधि का अनिवार्य सदुपयोग होना चाहिए। हम देखते हैं कि निधि का अनिवार्य सदुपयोग नहीं हो पाता है। निधि का अनिवार्य सदुपयोग नहीं हो पाता है। किसी विधायक, एमपी, एमएलए के फंड में जो होता है वह क्या होता है? निधि पड़ी रहती है। वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। चाहे हम राहुल गांधी को ले लें या प्रियंका गांधी को ले लें, इसी तरह से अन्य नेताओं को ले लेते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनके फंड 5 साल पड़े रहते हैं, वापस हो जाता है फंड, वो विकास ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नेता जो अपने फंड का उपयोग न करें, उनको चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो फंड जो आता है, इनका जो विधायक निधि होती है या फिर सांसद निधि होती है, यह 5 वर्ष में यह कई करोड़ रुपए अर्जित करते हैं और ऐसे में ये अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। इनकी निधि पड़ी रहती है, फिर वापस चली जाती है। तो निधि का अनिवार्य सदुपयोग होना चाहिए। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ चुनाव होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर अभी विचार किया जा रहा है। इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा यह प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि जब लोकसभा का अलग चुनाव होता है, फिर उसी के 1 साल बाद या 6 महीने बाद विधानसभा का भी चुनाव होता है। ऐसे में डबल खर्चा हो जाता है, यानी कि खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होगा तो एक ही खर्चे में दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। यानी कि केंद्र की भी सरकार बन जाएगी और राज्यों की भी सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है और अभी भविष्य में हम देखते हैं कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर बाध्यता। जो राजनीतिक दल चुनाव के समय, राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उनमें जो जब उनकी सरकार बन जाती है तो कुछ को पूरा करते हैं, कुछ को नहीं पूरा करते हैं। कुछ को पूरा करते हैं, कुछ को नहीं पूरा करते हैं। तो हर राजनीतिक दल को जिनकी सरकार बनती है, जिन्होंने चुनाव के समय चुनावी वादे किए थे, घोषणा पत्र में जो जो बिंदु रखे थे, जो जो चीज घोषणा पत्र में शामिल किए थे, उन पर क्रियान्वयन की बाध्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर उनको कठोर निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह चुनावी घोषणा में जो भी वादे पूरे किए गए हैं, सब वादों को पूरी करें। हम देखते हैं कि 5 साल सरकार रहती है, उसमें से अगर 20 वादे किए हैं, 20 बिंदु उनके चुनावी घोषणा में शामिल हैं, तो 10 ही कर पाते हैं, 10 नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनकी चुनावी घोषणा के क्रियान्वयन पर बाध्यता होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो है, हमने आपको 16 बिंदु बताए हैं चुनावी सुधारों की आवश्यकताओं पर, जिनमें कुछ को पूरा किया गया है, कुछ अभी पूरा करने की जरूरत है, कुछ को अभी सुधार करने की जरूरत है। इसमें एक और सुधार करने की जरूरत होती है कि यदि कोई प्रत्याशी है, वह किसी विधानसभा से या लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो यदि वह 2 सीटों से चुनाव लड़ता है,
2 सीटों से चुनाव लड़ता है। कोई भी जो प्रत्याशी है जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, एक सीट पर विजयी हो जाता है, दूसरी सीट पर अगर दूसरी सीट पर भी विजयी हो जाता है, दूसरी सीट पर जब वह जब इस्तीफा देता है, दूसरी सीट पर जब वह इस्तीफा देता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का खर्चा होता है। फंड किसका होता है? जनता का फंड यूज किया जाता है। पैसे कहां से आते हैं? जनता के कर के द्वारा आते हैं, टैक्स के द्वारा आते हैं। तो ऐसे में जो खर्चे की भरपाई है उस प्रत्याशी के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। जो पुनर्चुनाव होता है, पुनर्मतदान होता है, यह सब उसी प्रत्याशी के द्वारा इसका वहन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समय समय पर विभिन्न चुनावी सुधार होते रहे हैं। अभी कुछ और करने की आवश्यकता है, अभी कुछ और चुनावी सुधार करने की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं कि समय समय पर जो कमेटियां गठित होती हैं, जो कमेटी गठित होती हैं, उन कमेटियों ने क्या क्या संस्तुति किया। चुनावी सुधार से संबंधित पहली कमेटी बनी तारकुंडे समिति, जिसको हम क्या कहते हैं? तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति। इस तारकुंडे समिति का गठन जो है वह 1974 में किया गया और 75 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 1974-75 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया और तारकुंडे समिति ने ही यह सुझाव दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए और इसके अलावा इसने यह भी सुझाव दिया था कि प्रत्याशियों के व्यय का लेखा जोखा, वह व्यय का लेखा जोखा रखा जाए। व्यय, प्रत्याशियों के व्यय का लेखा जोखा रखा जाए। और इसने ही सुझाव दिया था कि उम्र जो होती है वह 18 वर्ष कर दिया जाए। उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया जाए। तारकुंडे समिति ने, चूंकि पहले 21 साल थी, लेकिन तारकुंडे समिति ने यह सुझाव दिया कि उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए। और 61वां संवैधानिक संशोधन होता है, 61वां संवैधानिक संशोधन होता है और इसके तहत 1989 में कितना कर दिया गया? 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? चुनावी सुधार से है। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया। 1990 में इसका गठन किया जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति का 1990 में गठन किया जाता है और इसने यह सुझाव दिया कि 2 स्थानों पर चुनाव लड़ने पर रोको, 2 स्थानों पर चुनाव लड़ने पर रोको, ईवीएम का प्रयोग किया जाए, फोटोयुक्त मतदाता कार्ड हो और 6 माह से अधिक जब सीटें रिक्त होती हैं वहां पर पुनर्मतदान की व्यवस्था हो। तीसरी कमेटी बनी थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति। तीसरी कमेटी बनी थी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। इसने भी चुनाव के संबंध में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए। इन्होंने ये कहा कि राज्यों में, इन्होंने यह सुझाव दिया था कि चुनाव में राज्य के द्वारा खर्चा वहन किया जाना चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने, यानी कि चुनाव में जो चुनावी खर्चा है वह किसके द्वारा? विधायकों का, यानी कि जो विधायकों का खर्चा है, सांसदों का खर्चा है, यह राज्य वित्त के द्वारा निर्वहन किया जाना चाहिए, जिसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस तरह से इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी और इसने, और उसके बाद चुनावी सुधार से संबंधित विधि आयोग की रिपोर्ट है, यानी कि विधि आयोग की रिपोर्ट भी है। विधि आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट। विधि आयोग ने समय समय पर अपना रिपोर्ट दिया था, जिसे 1999 में दिया था, 2004 में दिया था। विधि आयोग ने 1999 में 1999 और 2004 में विधि आयोग ने भी रिपोर्ट दिया था। फिर जीवन रेड्डी समिति बनी, चौथा, पांचवा जीवन रेड्डी समिति। हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न कमेटियां गठित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। तारकुंडे समिति 1974 से
1974 में गठित की गई और इसने ये सुझाव दिया था। फिर दूसरी कमेटी दिनेश गोस्वामी समिति, जिसने यह सुझाव दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सुझाव दिया था कि 2 स्थानों पर चुनाव पर लड़ने पर रोक हो और ईवीएम का प्रयोग किया जाए, फोटो युक्त मतदाता का प्रयोग किया जाए। दिनेश गोस्वामी समिति। तीसरी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसने यह सुझाव दिया था कि जो चुनाव का खर्च है वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा, राज्य वित्त के द्वारा निर्वहन किया जाए, यानी कि विधायक का खर्च हो या उस राज्य में जो चुनाव का खर्च होता है, जो विधायकों पर, प्रधानी पर वगैरह जो भी खर्च होता है वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा खर्च किया जाए। फिर चौथी कमेटी होती है विधि आयोग की रिपोर्ट। यह भी 1999 और 2004 में विधि आयोग गठित किया जाता है और 1999 में भी रिपोर्ट देती है, 2004 में भी चुनाव से संबंधित रिपोर्ट देती है। फिर पांचवी जो है जीवन रेड्डी समिति 2004 में गठित की जाती है, वीरप्पा मोइली समिति 2007 में गठित की जाती है और तनखा समिति 2010 में गठित की जाती है। और इन सभी समितियों ने समय समय पर अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए और सरकार ने कुछ सुझावों को अनुसरण भी किया है। तो हम देख सकते हैं कि चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनावी सुधार से संबंधित विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की गई हैं और समय समय पर सरकार को रिपोर्ट उसने प्रस्तुत किया है और सरकार को जो भी सरकार ने उस रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए समय समय पर चुनावी सुधार किए हैं। परंतु अभी भी चुनाव के क्षेत्र में, निर्वाचन के क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनके संबंध में सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को अभी सुधार करने की जरूरत है। तो आज मैं आप लोगों को चुनावी सुधार से संबंधित विभिन्न सुझाव को बताया। इसके साथ ही साथ चुनाव से संबंधित जो समितियां गठित की गई थी उन समितियों को भी मैंने आपको अवगत कराया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अलगाववाद की राजनीति। अलगाववाद की राजनीति क्या है? मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।